कैमरा करो। हाँ गुड, राइट, ठीक है बेटे, कोई बात नहीं। जिन्होंने आज ज्वाइन किया है तो पिछला सारा कुछ आपको मटेरियल जो है वो लाइव वीडियोस भी मिल जाएंगे और आप लोग उससे कर सकते हो। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम, आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, मेरी स्क्रीन दिख रही है अब। पहला क्वेश्चन तो हम सारे टीचर्स का आजकल यही होता है, एम आई ऑडिबल, माई स्क्रीन इज विजिबल, सारे टीचर्स सिनेरियो ये है, आप क्या करें, है ना। चलिए, तो कल तक हमने बेटा पढ़ा था श्रोडिंगर वेव। कई लोग श्रोडिंगर बोलते हैं, कई श्रोडिंगर बोलते हैं, तुम लोग जैसे मर्जी बोल लेना। वैसे सही प्रोनाउंसिएशन जो है जो मैंने गूगल ट्रांसलेटर पे देखी थी, दैट इज श्रोडिंगर, पर मेरे से कई बार बोला नहीं जाता तो मैं श्रोडिंगर ही बोल देती हूँ। सो श्रोडिंगर, फिर से देखा, श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी थी, मैथमेटिकल इक्वेशन, जिसके बारे में हमने कल और परसों बिफोर द डे यस्टरडे, तो हमने उसके बारे में पढ़ा था। श्रोडिंगर मेरे मुंह पे यही चढ़ा हुआ है, वेव इक्वेशन, और उसकी फॉर्मुलेशन, उसकी डेरिवेशन की थी। और कल हम लोगों ने उसका सिग्निफिकेंस पढ़ा था, साई का, वेव फंक्शन साई जो होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। और जो क्या कहते हैं, नॉर्मल वेव फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शंस क्या होते हैं, तो इसके बारे में हमने कल सारा डिस्कस किया था। चलिए, तो अगला टॉपिक है अब कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। अब तक हम लोग बेटा ये बात करते आए हैं कि मैंने ब्लैक की जगह देखो व्हाइट बोर्ड कर लिया, व्हाइट ठीक लग रहा है? यस मैम। इस पे ही लिख के मैंने इसी के ही आपको नोट्स दे देने हैं, ठीक है। चलो, सो कॉन्सेप्ट ऑफ, अब तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो ये था कि एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये आज तक हम लोगों ने पढ़ा था। और ये जो है इनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स या सर्कुलर पाथ, राइट, या इसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स, या दीज आर नोन एज एनर्जी लेवल्स। लेकिन ये बोहर के मॉडल में था कि एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है और आसपास ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जिसको हम सर्कुलर पाथ्स या एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। लेकिन जब डी ब्रॉगली का कंसेप्ट आया और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, तो ये कहना कि इलेक्ट्रॉन को जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, दैट वाज नॉट करेक्ट, क्योंकि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन एंड मोमेंटम हम दोनों एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। लेकिन बोहर के अकॉर्डिंगली अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मतलब है इसकी पोजीशन तो हमें मालूम है, यानी कि इसकी पोजीशन तो नोन है, दैट मीन्स इसका मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहां से ये जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है ये गलत हो गया। तो श्रोडिंगर ने अपनी जब वेव इक्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर्मुलेट की, तो उसने ये कॉन्सेप्ट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का रखा था कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये जो हैं इनका पोजीशन एंड मोमेंटम हम डायरेक्टली सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते विद एक्यूरेसी, ठीक है। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया था ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल। अब ये जो डायग्राम है ये डायग्राम वो न्यूक्लियस वाला है भाई, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, राइट, और इसके आसपास ये जो सर्कुलर और ये आपको दिख रहे हैं सर्कल्स दिख रहे हैं, ये सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं। और इनको हम लोग छोटी क्लासेस में इनको हम बोलते थे, पहले शेल को बोलते थे के, फिर एल, फिर एल, एम, फिर एन। लेकिन अब हम इसको बोलते हैं फर्स्ट शेल को 1, फर्स्ट शेल,
एल को बोलेंगे सेकेंड शेल, एम को बोलेंगे थर्ड शेल और एन को बोलेंगे फोर्थ शेल। तो सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट, और इन ऑर्बिट्स को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं के एल एम एन, लेकिन अब हम इसको डिनोट करते हैं एज, कोई और कलर लेती हूँ, एज एन इज इक्वल टू, वेरी लाइट, n is equal to 1 2 3 4 and so on। मैं जो लिख रही हूँ वो दिख रहा है आप लोगों को? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am। दिख रहा है ना? मुझे लग रहा है जैसे Yes ma'am। so n is equal to 1 2 3 4 and so on, ठीक है। so ये है सर्कुलर ऑर्बिट्स, लेकिन ये ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट गलत हो गया। अगर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी मालूम है, पोजीशन तो हमें मालूम है, तो फिर मोमेंटम या वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट आया ऑर्बिटल का, जिसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखा रहा है आपको 1s ऑर्बिटल का, 2s ऑर्बिटल का, 3s ऑर्बिटल का। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? क्लाउड शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन in terms of charged cloud around the nucleus is called electron cloud, ठीक है। यानी कि क्लाउड का मतलब है कि probability of finding an electron in terms of charged cloud, ठीक है, कि न्यूक्लियस के आसपास कहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है, उसको हम एक क्लाउड की फॉर्म में दिखाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। And this probability of finding an electron in terms of charged cloud, that is known as orbital। थोड़ी सी ये डेफिनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, और अगर हम इसको ऐसे सिंपल भाषा में बोलें कि व्हाट इज ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल इज द रीजन इन स्पेस, लिख लो, ब्लैक बोर्ड पे ना ज्यादा अच्छे से लिखा जाता था एज कंपेयर टू व्हाइट बोर्ड। The region, देखा, मेरे को तो लग रहा है कि दिख ही नहीं रहा। The region in space, लिखो, the region in space where the probability of finding an electron is maximum, finding an electron is maximum, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या है? द रीजन इन स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल, जहां पे हमें उसकी प्रोबेबिलिटी पता लगे। चलो एक एग्जांपल बताती हूँ। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि क्या वो वहां पे होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे मिलना चाहता है, राइट, मेरे से मिलना चाहता है, सपोज मैं कॉलेज लगे हुए हैं और कॉलेज का टाइमिंग है 9 to 4, ठीक है, और कोई इंसान मुझसे मिलना चाहता है, या कोई बच्चा मुझसे मिलना चाहता है, या कोई पेरेंट्स मेरे से मिलना चाहते हैं, तो उनको पता है कि नवरजीत मैडम जो है वो 9 से 4 KMV कॉलेज के अंदर मिलेंगी। इसका मतलब है मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? मेरी प्रोबेबिलिटी रीजन कौन सा हो गया? मेरा प्रोबेबिलिटी रीजन है ये KMV कॉलेज की बाउंड्री। इस KMV कॉलेज के अंदर अंदर, इस कॉलेज की वॉल के अंदर अंदर मेरी प्रोबेबिलिटी 100% है। हाँ, मैंने छुट्टी ना ली हो वो अलग बात है, अदरवाइज मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 100%। मतलब मैं कहां पे मिलूंगी? 9 से 4 कहां पे मिलूंगी? KMV कॉलेज के अंदर। सो दिस इज माय प्रोबेबिलिटी, राइट। अब मैं उस कॉलेज में कहां पे होंगी? नेचुरली अगर ये कॉलेज है मेरा KMV, और सपोज यहाँ पे मेरी क्लास है, ठीक है, तो नेचुरली मैं कॉलेज में ज्यादातर जो है मैं अपने डिपार्टमेंट में होंगी, तो मेरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी, राइट। लेकिन इस कॉलेज की बाउंड्री के बाहर मेरी प्रोबेबिलिटी नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि क्या वो चीज वहां पे मिलेगी,
राइट। सो ऑर्बिटल का मतलब है वो जगह, वो रीजन स्पेस में, यानी कि एटम के स्पेस में जहां पे हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी, उस जगह को हम कहते हैं ऑर्बिटल। तो वो जगह कोई एक सर्कुलर पाथ नहीं है, ठीक है, सर्कुलर पाथ नहीं है। सर्कुलर पाथ का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके ऊपर 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 होगा, इसके ऊपर ऊपर घूम रहा है। नो, दैट इज नॉट करेक्ट। ऑर्बिटल का मतलब है कि एक जगह है, एक रीजन है स्पेस में, इसके अंदर हमें कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की इस जगह के अंदर अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। समझ में आया? इतना समझ? Yes, ma'am. ठीक है, सो दैट Yes, इज ma'am. ऑर्बिटल, Yes, ma'am. राइट। ठीक है, सो आपका होमवर्क है, राइट डाउन योर होमवर्क। अपनी कॉपी में लिख के उसकी स्क्रीनशॉट लेके उसका पीडीएफ बना के आपने अपलोड करना है KMV के LMS पे। मैं असाइनमेंट डाल दूंगी आपका। सो योर होमवर्क इज राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। राइट, बुक में दिए हुए बहुत अच्छे से। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंसेस 6-7 डिफरेंसेस हैं, उनको प्लीज आप नोट डाउन करना। एक दो तो मैंने बता ही दिए, दोनों की डेफिनेशन। दूसरा, ये सिर्फ एक सर्कुलर पाथ है, और जो ये यानी कि ये सिर्फ 2 डायमेंशनल है, सर्कुलर पाथ है, जबकि ऑर्बिटल क्या होता है? 3 डायमेंशनल। ठीक है, राइट। सो प्लीज इसका ये कर लेना। उसके बाद ये जो ऑर्बिटल्स हैं, राइट, कि इलेक्ट्रॉन हमें एक जगह के अंदर अंदर ही मिलेगा, यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट रीजन इन स्पेस इज नोन एज ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल जो हैं ये बेटा ये 4 टाइप के होते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ऑफ 4 टाइप्स, S, P, D एंड F, और ये स्मॉल लेटर्स में है, S, P, D एंड F। ठीक है, सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर रीजन्स ऑफ स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अबाउट एन एटम इज हाईएस्ट। और सिंपल भाषा में बोल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सो इनकी आगे शेप भी होती है, अलग अलग शेप है, जिसका पूरा हम एक लेक्चर लगाएंगे आगे। सो S ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होते हैं, P ऑर्बिटल डबल शेप होते हैं, D ऑर्बिटल्स क्लोवर लीफ शेप, या इसको आप D ऑर्बिटल्स को डबल डबल भी, या these are also known as double dumbbell shaped। ठीक है, और F ऑर्बिटल्स डबल क्लोवर लीफ होते हैं, यानी कि ट्रिपल डम्बल होते हैं, राइट। सो ये था ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में डिफरेंसेस। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों के साथ जरा आप लोगों के चेहरे देखना चाहती हूँ कि सबको समझ में आ रहा है। हाँ जी बेटा, सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके ओके, सो मैं कंटिन्यू करूँ? Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. ऑल राइट। सो नेक्स्ट है अब क्वांटम नंबर्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये नहीं आपको समझ में आएंगे तो समझ लेना केमिस्ट्री नहीं आएगी। अगर ये आपको समझ में आ जाते हैं, ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको ये समझ में आ जाते हैं, दैट मीन्स बहुत केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि सारा जो केमिस्ट्री का बेस है वो इन क्वांटम नंबर्स, कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर टिका हुआ है। अगर ये समझ में आ जाता है तो दैट मीन्स आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आई। ठीक है, तो अब बात आती है क्वांटम नंबर्स की, कि व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स हम किसको कहते हैं? ठीक है, सो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स एक्चुअली होते हैं एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर्स क्या है? एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या इसको हम इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, या दे आर ऑल्सो नोन एज इंडेक्स नंबर। ठीक है, इंडेक्स नंबर्स, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कहा
कि किसी ने मेरे को ढूंढना है, मेरे से मिलना है, राइट? तो उसको मेरे से मिलने के लिए उसको क्या पता होना चाहिए? मुझे ढूंढने के लिए उस इंसान को क्या पता होना चाहिए? बताओ जरा आप। आपका एड्रेस। एड्रेस। वेरी नाइस, यस, बिल्कुल, मेरा एड्रेस पता होना चाहिए। ठीक है, अगर अगर किसी को सिर्फ मेरा नाम पता है कि नरेंद्र जीत है ना, उसको मिलना है, तो नरेंद्र जीत 100 नरेंद्र जीत होंगी यहाँ पे, मेरा ख्याल है जलंधर में ही होंगी, 100 से भी ज्यादा होंगी। सो नहीं ढूंढ सकते। सो सिर्फ नाम नहीं पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? मेरी मम्मा का नाम है। ओके ओके, गुड। सो पूरा एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है, कि मैं कहाँ पे, मतलब मेरी कंट्री कौन सी। अब सपोज किसी को पता लग गया नरेंद्र जीत इंडिया में रहती है, वो ढूंढ लेगा मेरे को? बताओ आप। नो मैम। नो मैम। इंडिया तो बहुत बड़ा है। उसके बाद चलो उसको ये भी पता लग गया मैं पंजाब में रहती हूँ, ढूंढ ले वो मेरे को पंजाब में? नो, पंजाब बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद उसको पता होना चाहिए कि मैं जलंधर में हूँ, ठीक है, जलंधर में भी कहाँ पे हूँ, मैं केएमपी कॉलेज में पढ़ाती हूँ, या मेरा घर का एड्रेस पता होना चाहिए उसको, ठीक है, जलंधर में मैं जलंधर कैंट में रहती हूँ, राइट। फिर उसके बाद मेरा हाउस नंबर पता होना चाहिए, हाउस नंबर के बाद नेचुरली वो मेरे घर में आ जाएगा, राइट, ठीक है। सो अगर आपने किसी को ढूंढना है तो आपको उसका कंप्लीट एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है, कंट्री, स्टेट, सिटी, देन हाउस नंबर एंड देन नेम ऑफ द पर्सन, राइट। तो उसी तरह से अगर हमने किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है, इलेक्ट्रॉन देखना कि कहाँ पे है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी एनर्जी कैसी है, राइट, उसके बारे में हम सारा फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो कौन से शेल में है, वो कौन से सब शेल में है, वो कौन से ऑर्बिटल में है, तो हमें उस इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस पता होना चाहिए। एड्रेस का मतलब है उसके क्वांटम नंबर पता होना चाहिए। सो देयर आर कितने क्वांटम नंबर्स हैं? देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर्स जो हैं वो 4 क्वांटम नंबर्स हैं, और ये क्वांटम नंबर्स जो थे ये सबसे पहले बेटा प्रपोज किए थे बोहर ने। इट वाज प्रपोज्ड बाय बोहर। So these quantum numbers were proposed, were आना है, was नहीं आना, were proposed by बोहर। So बोहर ने ये पहले सबसे पहले प्रपोज किए थे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो उसके बाद जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई, राइट, तो उसमें जब उसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब उन्होंने सॉल्व किया, तो उसको सॉल्व करने के बाद 3 क्वांटम नंबर्स आए, 3 क्वांटम नंबर्स वर डिस्कवर्ड। सो 3 क्वांटम नंबर्स जो हैं दे आर एक्चुअली द सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया उसके बाद 3 क्वांटम नंबर जो थे वो सॉल्यूशन थे ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और ये 3 क्वांटम नंबर्स थे n, l एंड m, ओनली 3, जबकि क्वांटम नंबर्स 4 है। सो 3 क्वांटम नंबर्स वर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन n, l एंड m, राइट। तो अब हम इनके बारे में, जबकि जो चौथा क्वांटम नंबर है दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अब उसके बारे में हम सारे एक एक करके पढ़ते हैं। सो 4 क्वांटम नंबर जो है ये कौन कौन से हैं? सो सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें मेन एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। बेटा ये सारा कुछ नोट डाउन करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो 4 क्वांटम नंबर्स हैं किसी इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को बताने के लिए, और ये क्वांटम नंबर्स, ये भी एक लाइन लिख लीजिए आप, हाँ। सो ये जो क्वांटम नंबर हैं दे
describe the behavior of an electron. These quantum numbers describe the behavior of an electron in an atom. ठीक है, तो ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं, जिसमें से ये पहले 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल है ये, इट इज नॉट लैम्डा, एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, ठीक है। उसके बाद तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम। सो दीज 3 आर सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एल एम एंड एन एल एंड एम। और चौथा क्वांटम नंबर है जिसको हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो एक एक करके हम अब इन क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। मैं फिर से रिपीट करते देती हूँ। टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, there are 4 quantum numbers. These quantum numbers are also known as electrons address या address of an electron या index number. It was these quantum numbers were proposed by Bohr and Schrodinger wave equations when solved the equation. So these 3 quantum numbers were the solutions of Schrodinger wave equation, जो कि हैं n, l and m. राइट तो ये 4 क्वांटम नंबर हो गए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम l से डिनोट करते हैं, छोटा l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और स्पिन क्वांटम नंबर s, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम, अब एक एक करके हम इनको करते हैं एक्सप्लेन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है, ठीक है, ये हमें बताता है मेन एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। So principal quantum number, it is denoted by n and it describes the main shell in which electron is present. Main shell जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ढूंढने के लिए सबसे पहले एक इंसान को क्या पता होना चाहिए, मेरी कंट्री। सपोज अगर वर्ल्ड में किसी ने ढूंढना है तो कंट्री। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले उसका शेल पता होना चाहिए, मेन शेल। और उस मेन शेल को रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ, विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक हो सकता है, राइट। सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो ये क्वांटम नंबर हमें सेकेंड पॉइंट साइज बताता है और एनर्जी भी बताता है उस ऑर्बिट की या उस शेल की जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो हमें नेचुरली उस शेल का साइज पता लग जाएगा कि छोटा साइज है, क्योंकि फर्स्ट शेल छोटा है, इट इज वेरी नियर टू द न्यूक्लियस। और उसकी एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं, वो भी मैं बताती हूँ कैसे निकालनी है। तो बोहर ने अपना फॉर्मूला दिया था एनर्जी कैलकुलेट करने का। सो ये न्यूक्लियस है और इसके ये जो पहला, ये है पहला शेल n इज इक्वल टू 1, ये है दूसरा शेल n इक्वल टू 2, ये है तीसरा शेल n इक्वल टू 3। और आप देख रहे हो जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ रहा है उसका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, राइट। तो इसका मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से मेन शेल में है। नंबर 2, वो उस शेल की साइज और एनर्जी भी बताता है, राइट। सो एनर्जी भी बताएगा हमें उस शेल की। और तीसरा कि हमें डिस्टेंस भी पता लगता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस भी बढ़ता जाएगा। n अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो उसका डिस्टेंस कम है, वो बहुत पास है न्यूक्लियस के। अगर n इक्वल टू 2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर चला गया। अगर तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो और दूर चला गया, ठीक है। सो ग्रेटर वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट बिगर ऑर्बिट्स विद हाई एनर्जी। और जैसे जैसे ऑर्बिट दूर जाता जाएगा, शेल, ऑर्बिट का मतलब है शेल, ठीक है, एनर्जी लेवल, तो जितना वो दूर जाता जाएगा
उतनी उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और साइज भी बड़ा होता जाएगा। तीसरा पॉइंट डिस्टेंस, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे शेल एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, n1 है तो छोटा है, 2 है तो बड़ा है, और वो दूर भी जाता जाएगा, सो डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। चौथा पॉइंट, ये था पहला पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट, ये है तीसरा पॉइंट, ये है चौथा पॉइंट। अब ये है पांचवा पॉइंट। एन हमें और क्या बताता है? एन हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है इन एन ऑर्बिट, नॉट ऑर्बिटल, total number of electrons in an orbit by this formula 2n square। तो 2n square का फॉर्मूला लगा के हम ये पता कर सकते हैं कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल when n is equal to 1, उस शेल का नाम है k, तो ये फॉर्मूला लगाओ, एंड 2 into 1 का स्क्वायर, तो कितना आंसर आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। यस। अब इसी तरह से सेकंड शेल है, सेकंड शेल में ये फॉर्मूला लगाइए, तो कितना आंसर आया? 8, यानी कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या बताएगा? नंबर 1 मेन शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उसका साइज, एनर्जी भी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एनर्जी ये है En is equals to -2 pi square me4 z square by n square h square। कल वाले लेक्चर में कुछ रह तो नहीं गया था? हमारी क्लास अब्रप्टली खत्म हो गई थी, चलो कोई नहीं, मैं देखूं। और चौथा डिस्टेंस बताता है कितनी दूर है, और पांचवा एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी बताता है। तो ये सारे मेन पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या बताता है। आगे चलते हैं। सेकेंड क्वांटम नंबर, दिस इज सेकेंड क्वांटम नंबर। नाउ दिस वन इज अ सेकेंड क्वांटम नंबर, जिसको हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बहुत सारे नाम हैं, एजीमुथल, सब्सिडरी, एंगुलर, सेकेंडरी एंड ऑर्बिटल। सो 5 नाम है इसके, राइट। सो और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल l के साथ। एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर कह लो, या एंगुलर क्वांटम नंबर, या सेकेंडरी, या ऑर्बिटल, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। अब ये क्या बताता है? ये क्वांटम नंबर हमें बताता है कि कौन से एनर्जी लेवल के सब लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो एनर्जी लेवल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब लेवल्स। जैसे एक कंट्री है तो कंट्री के आगे उसकी स्टेट्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, ठीक है। एक कंट्री है तो उसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो ये क्वांटम नंबर एक तरह से स्टेट है। मेरी बात समझ रहे हो? राइट। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो हुआ मेन शेल, मेन कंट्री। क्वांटम नंबर वो हुआ स्टेट्स, कि कंट्री की आगे स्टेट्स भी होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से शेल के कौन से शेल में प्रेजेंट है। सो ये जो क्वांटम नंबर है ये बताता है हमें, इट डिस्क्राइब्स in which electron is present, right। आएगा कि कौन से शेल के सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। और हर एक एनर्जी लेवल जो है फर्दर उसके सब शेल्स है, ठीक है। तो जैसे एक और बात, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर एल जो है, इसको सॉरी एजीमुथल क्वांटम नंबर एल को डेजिग्नेट कैसे करते हैं, इसकी डेजिग्नेशन क्या है? एल की वैल्यू अगर 0 तो इसको हम कहते हैं एस सबशेल। अगर एल की वैल्यू 1 है
तो इट इज कॉल्ड P। अगर L की वैल्यू 2 है तो इट इज कॉल्ड D। अगर L की वैल्यू 3 है तो इसको हम कहेंगे F। अगर L की वैल्यू 4 है देन इट इज कॉल्ड G, 5 H एंड सो ऑन। यहां पे थोड़ा नाम डिफरेंट है, SPD। F के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, FHIJ एंड सो ऑन। आपको वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको 4 5 तक पता होना चाहिए, ठीक है। सो L की वैल्यू, अगर सब शेल की वैल्यू 0 है तो सब शेल को हम कहेंगे S। अगर L की वैल्यू 1 है तो उसको हम कहेंगे P, 2 है तो उसको हम कहेंगे D, 3 है तो उसको हम कहेंगे F, राइट। अब ये SPDF ये कहां से लिए गए? ये इनके नाम से लिए गए। S लिया गया शार्प से, P लिया गया प्रिंसिपल से, D लिया गया डिफ्यूज्ड से, F लिया गया फंडामेंटल से। इतना समझ में आया? यस मैम। ठीक है। सो फिर से मैं बोल देती हूँ। जल्दी हाँ, क्या नहीं आया? एक और रहता तो भाई। ट्विंकल, आप पता नहीं किससे बात कर रहे हो बेटा। सबसे पहले शेल है कि इलेक्ट्रॉन शेल में होना चाहिए, फिर उसके बाद कौन से सब शेल में होना चाहिए, और सब शेल कौन बताएगा हमें? एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू बताएगी। तो L जो है वो सब शेल है ऑफ मेन शेल, और L की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो अगर 0 है तो उसको हम S बोलेंगे, 1 है तो उसको हम P बोलेंगे, 2 है तो D बोलेंगे, 3 है तो F बोलेंगे, 4 है तो G बोलेंगे, 5 है तो H बोलेंगे, ठीक है। अब आती है बात, हाँ ये नेम हो गए। ये मैंने बोला कि आपको SPDF कहां से आया, तो ये जब हम स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं ना, स्पेक्ट्रा उसमें पीक्स होती हैं, तो वो पीक शार्प है तो हम मतलब बहुत शार्प डिफाइंड है तो उसको हम शार्प बोलते हैं, तो वहां से S लिया गया, ठीक है। तो वो पीक्स के नाम होते हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल। तो वहां से ये अल्फाबेट्स लिए गए हैं SPD एंड F, ठीक है। अब इन पे मैं बाद में आऊंगी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी नहीं मैं बताऊंगी, अभी आपको समझ नहीं आएगा। उसके बाद आ जाइए रिलेशनशिप बिटवीन N एंड L। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर L के बीच में क्या रिलेशनशिप है बेटा? L जो है दैट इज इक्वल टू 0 से लेके 2 N-1। L की जो वैल्यू है वो N की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि L की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके N-1 तक होगी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, यहां देखो अब इस टेबल में ये ऑर्बिट के नाम है, इसकी इतनी जरूरत नहीं है। N, अगर N की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि L की वैल्यू 0 से लेके N-1, तो 0 2 N हो गया 1, तो 1 - 1 का मतलब हुआ 0, तो 0 to 0 का कोई मतलब नहीं ना हुआ, इसका मतलब 0। ये समझ आ रहा है? मैं स्टॉप Yes, करके ma'am. फिर से बोलता हूँ। Yes, ma'am. समझ आया मैंने क्या कहा?